ऊपर छोड़ दिया थोड़ा मार्जिन, नीचे से पैनल नहीं आ रहा। गुड इवनिंग सर, मतलब गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। सर एक डाउट था। सर ये ब्रायोफाइट में था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज हॉर्न वॉट? क्या कॉमनली नोन एज? सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज हॉर्न वॉट? लास्ट वर्ड नहीं सुनाई दिया मुझे। सर एक मैं टाइप कर रही हूँ, अब देखो। हॉर्नवर्ट। हाँ। हॉर्नवर्ट जो होते हैं वो एंथोसिरोस। दो क्लासेस की मेनली हम बात कर रहे हैं, लिवरवर्ट और मॉस की। उसके अलावा एक थर्ड क्लास भी है, वो है हॉर्नवर्ट, जिसे हम बोल देते हैं हॉर्नवर्ट ही बोलते हैं उसको। और एंथोसिरोप्सिडा क्लास एंथोसिरोप्सिडा। एंथोसिरोस एग्जांपल में दिया होगा। यस सर, वो दिया है। सर ये बेसिकली होता क्या है? ये जैसे लिवरवर्ट है उसी टाइप के होते हैं। आज हम क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, उसमें आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। बच्चे सर आई हैव आल्सो डाउट। सर कैंकर डिजीज कौन से पैथोजन से होता है? ज़ेंथोमोनास सिट्री, एक बैक्टीरिया है ज़ेंथोमोनास सिट्री, उससे सिट्रस कैंकर होता है। ओके सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ बोलो। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन और कैसे होता है? लिवरवर्ट में देखो, थैलस जो है यदि वो टूट जाए, थैलस कैसा था, कुछ ऐसा था। अब मान लो थैलस यदि यहाँ से टूट जाए, यहाँ से किसी रीजन से तो ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? ये वाला ग्रो कर जाएगा, ये वाला ग्रो कर जाएगा, ये वाला ग्रो कर जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे खंडन होता है उसी टाइप से, फ्रेगमेंटेशन जैसे, तो वैसे हो सकता है। ओके। और बोलो। आरती तुम मजे ले रहे हो क्या? फ्लाइंग जैट। सर हाइपर पैरासाइट क्या हाइपर पैरासाइट मीनिंग? हाइपर पैरासाइट का मीनिंग होता है जो पैरासाइट के ऊपर भी पैरासाइट हो। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो कि कोई प्लांट है, उसके ऊपर एक बैक्टीरिया एज ए पैरासाइट रह रहा है, और उस बैक्टीरिया के ऊपर यदि बैक्टीरियोफेज रहता तो क्या हो जाएगा? वो हाइपर पैरासाइट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हो कि रैट के ऊपर रैट फ्लिया है, ज़िनोप्सेरा पिस्सू, और उस पिस्सू के ऊपर बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस प्लेग वाला। चूहे के ऊपर पैरासाइट इंसेक्ट, और उस पैरासाइट इंसेक्ट के ऊपर प्लेग का बैक्टीरिया, तो प्लेग का बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? हाइपर पैरासाइट। ठीक है, समझ गए क्या? हाइपर पैरासाइट मतलब पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट। ओके, थैंक यू सर। चलो फिर आगे कंटिन्यू करें क्या? लास्ट लेक्चर में मैंने तुमको जो ब्रायोफाइट है उनके जनरल फीचर्स क्या होते हैं और किस तरीके का गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, वो सारी चीजें बता दी थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देख लिया था। अब आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट बात बता दी थी कि मार्केंशिया जो है वो कैसा है? वो डायोशियस है, और फिनेरिया जो है वो कैसा है? वो मोनेशियस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझना कि किस तरीके से उनके अंदर गैमेटेंजिया वगैरह होते हैं। सपोज एग्जांपल लेके चल रहा हूं मॉस का। मॉस जो हमने पढ़ा था उसका एग्जांपल लेकर के ये चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। मॉस के अंदर ये है गैमेटोफाइट। मॉस का जो मेन गैमेटोफाइट है लीफी इरेक्ट टाइप का है क्या? सर बड़ा बड़ा लिखना, थोड़ा सा अच्छे से क्लियर नहीं है वीडियो। ब्लर आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। क्लियर नहीं है। यस सर, ब्लर आ रहा है। यस सर, ब्लर आ रहा है। यस सर, ब्लर आ रहा है। हाँ चेंज करके, रुको नेटवर्क चेंज करके देखते हैं।
अरे एयरटेल लगा लो अभी। एयरटेल लगा दो। यस सर, जियो को हटा दो। ये नहीं है, ये तो मैंने हमने तीसरा कनेक्शन लिया वो है। क्या ये ऐसे सर एयरटेल वाला है क्या सर? सर चेंज कर लो। जियो बेस्ट है अभी। रुक जाता है यार वो। जियो पे तो वैसे भी भरोसा नहीं करते हैं। ठीक मैं है, तो उसी भरोसे बैठा हूँ। अभी हो जाएगा सर। ठीक है, मतलब फाइट है इस गैमेटोफाइट पे ये स्ट्रक्चर जो है रूट लाइक, ये क्या है? राइजोइड। ये स्ट्रक्चर क्या है? मेन एक्सिस। ये क्या है? लीव्स। ऐसे ही हमने बात पढ़ा था राइजोइड मेन एक्सिस लीफ वाला। ये तो अटक सर। राइजोइड मेन एक्सिस और लीफ क्या अभी भी नहीं दिख रहा क्या? सर थोड़ा बड़ा बनाओ ना। और दिख ही नहीं रहा है कुछ भी। ये स्ट्रक्चर है राइजोइड। ये स्ट्रक्चर इसका एक्सिस। ये है इनके दो ब्रांचेस, एक मेल ब्रांच एक फीमेल ब्रांच, याद है लास्ट लेक्चर में हमने बना दिया था। सपोज ये है फीमेल ब्रांच और ये वाला स्ट्रक्चर है मेल ब्रांच। अब दिख रहा है ना सब बच्चों को? दिख रहा है ना? अभी भी ब्लर आ रहा है सर। नहीं सर, ब्लर आ क्लियर ही रहा है सर, पर ठीक दिख रहा है। थोड़ा प्यारे से पढ़ाइए आप। धन्यवाद। तीसरा नेटवर्क इसके ऊपर लगा हुआ होगा, यहाँ पर सपोज एंथेरिडियम और फीमेल ब्रांच के ऊपर ये एंथेरिडियम है तो ये वाला ब्रांच जो है वो मेल ब्रांच है और ये वाला ब्रांच ओगोनियम होगा कि आर्किगोनियम? आर्किगोनियम। फीमेल ब्रांच के ऊपर आर्किगोनियम। क्या था ये था गैमेटोफाइट। हर एक स्ट्रक्चर एनडी2एन, हर एक स्ट्रक्चर हैप्लोइड। ठीक है, तीन नेटवर्क नहीं, मुझे अब पता है, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इश्यू नहीं है, क्या सर बहुत अटक रहा है सर। सर पूरा ब्लर हो गया। ब्लर आ रहा है नहीं अभी। दिख रहा कुछ भी सर, पूरा। नहीं दिख रहा। एक एंथेरिडियम जो होता है वो कुछ इस टाइप का स्ट्रॉन्ग स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसके ऊपर कवरिंग जो है वो भी प्रेजेंट होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं जैकेट। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये है एंथेरिडियम। एंथेरिडियम इज स्टॉक्ड जैकेटेड स्ट्रक्चर। ये है स्टॉक, ये है जैकेट सेल। हेलो सर,
हेलो सर फिर अटक गया। हेलो सर सर साउंड इज नॉट क्लियर सर वीडियोस भी क्लियर अटक रहा है नहीं सर पूरा। आ जाएगा आप उसी भी यहाँ अटक ये अटक रहा है सर। करो तब तक मैं डायग्राम बना आप भी अटक गए सर। अगर किसी के में क्लियर आ रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले देना और ग्रुप में शेयर करना हाँ नहीं आ रहा है, किसी के में यार नहीं आए आ तब तो ना रहा, सब भेजें। अटक है। ब्लरी है मैन, एकदम रजनी ब्लर। के में आता है ना अरे सॉरी 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 क्या आरती सर भी अटक गए मेरे में तो। सर कुछ नहीं दिख रहा है। गाइस थोड़ा वेट कर लो, वो आ जाएगा अपने मन से। थोड़ा सा वेट करो बच्चों, थोड़ा सा वेट करो। एयरटेल वाले मुझे लग रहा है इससे बेटर चल। आ गया ना सही? Yes, so now it is clear. सर अब ठीक है इसलिए तो बोलता हूँ थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, देखो डायग्राम देखो ध्यान से। मॉस के अंदर क्या देख रहे हो? मॉस के अंदर मेल और फीमेल ब्रांच है। मेल ब्रांच की टिप पे क्या है? एंथ्रीडियम। फीमेल ब्रांच की टिप पे क्या है? आर्किगोनी। एंथ्रीडियम कैसे स्ट्रक्चर है? एंथ्रीडियम जो है वो स्टॉक्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। और एंथ्रीडियम कैसा होता है? मल्टी सेलुलर जैकेटेड होता है, बहुकोशिकीय जैकेट युक्त होता है, नर युग्मक धानी। देन इस नर युग्मक धानी में क्या होता है? देखो ऊपर ना जैकेट है, कवरिंग है एक, और अंदर है एंड्रोसाइट। एंड्रोसाइट हम उस सेल को बोल रहे हैं जिससे एंथ्रोजॉइड बनता है। इस एंड्रोसाइट को हम एंथ्रोजॉइट मदर सेल भी बोल सकते हैं। एंथ्रोजॉइट मदर सेल, इसके अंदर से एक एंथ्रोजॉइट मदर सेल जो मैं निकाल के बनाया। उसके अंदर होता है माइटोसिस। माइटोसिस होती है तो ऑब्लिक माइटोसिस से इस तरीके से सेल्स डिवाइड होते हैं, बहुत सारे सेल्स। और क्या हो जाएगा? ये मॉडिफाई होकर के ऐसे मेल गैमेट बना देंगे, एंथ्रोजॉइड। मेल गैमेट कैसा है? कॉमा शेप का है और दो फ्लैजिला वाला है, कॉमा शेप्ड बाइफ्लैजिलेट, कॉमा के आकार का द्विकशाभिकीय ऐसा नर युग्मक होता है। फिर क्या होगा? जब मैच्योर हो जाएगा तब अपने मेल गैमेट जो है उनको रिलीज कर देगा। उस टाइम पे क्या होगा? ये कैप सेल जो है, ये कैप सेल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी और यहाँ से गैमेट्स जो है वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है समझ में आया क्या सब बच्चों को? नहीं सर, एक बार और बताइए सर। कर रहा हूं ध्यान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरा अटेंशन यहाँ पे रखो अभी। कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मॉस के अंदर एक ही प्लांट पे मेल फीमेल गैमेटिंजिया। यदि मैं इसकी जगह पे मार्केंशिया बना रहा होता तो दो अलग अलग प्लांट बनाने पड़ते मुझे। मेल गैमेटिंजिया जो है उसे हम एंथ्रीडियम बोल रहे हैं, नर युग्मक धानी को एंथ्रीडियम बोल रहे हैं। एंथ्रीडियम कैसा है? बहुकोशिकीय जैकेट युक्त है और स्फेरिकल वृत्तयुक्त संरचना, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है। समझ में आई बात? बहुकोशिकीय जैकेट युक्त, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, वो इसकी कवरिंग भी बना रहे हैं, जैकेट भी बना रहे हैं। और उसके अंदर इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? सॉरी, इस गैमेटेंजिया के अंदर क्या होगा? गैमेट मदर सेल। उस गैमेट मदर सेल, मेल गैमेट मदर सेल को हम क्या बोल रहे हैं? या तो एंड्रोसाइट बोल दो या फिर एंथ्रोजॉइड मदर सेल बोल दो। इस एंथ्रोजॉइड मदर सेल के अंदर क्या होगा? आप देखो हैप्लॉइड है सारे, मैंने क्या बताया था? सारे की सारी स्ट्रक्चर जो है वो एन है, तो सारे की सारी स्ट्रक्चर एन है। गैमेट भी कैसा होता है? एन होता है। तो कौन सा डिवीजन होगा? बोलो कौन सा डिवीजन होगा? बोलो। तो माइटोसिस के द्वारा इसने क्या किया? बहुत सारे मेल गैमेट का फॉर्मेशन किया और वो मेल गैमेट को हम यहाँ पर बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, जो कि कैसा है? कॉमा के आकार का और द्विकशाभिकीय है।
कॉमा शेप्ड बायफ्लैजिलेटेड टाइप का होता है। जब ये बन जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो फिर ये जो एंथ्रेडियम है वो ब्रेक हो जाएगा ऊपर से और मेल गैमेट को रिलीज कर देगा। बात क्लियर हो गई क्या? यस सर। फीमेल गैमेट इंडिया की बात करें तो फीमेल गैमेट फ्लास्क के आकार की होती है, ऐसा फ्लास्क शेप। अगेन इट इज आल्सो मल्टी सेलुलर जैकेटेड, देयर आर 6 रोज ऑफ जैकेट सेल। ये जो जैकेट सेल है इसकी 6 पंक्तियां होती हैं यहां पर, और वो उसको इस तरीके से कवर कर लेती है, बहुकोश के जैकेट। ऊपर से अगेन इसको कवर करने के लिए कैप सेल्स या कवर सेल्स होते हैं यहां पर 4। अपने मन से 4 क्या है? ये कैप सेल है, ये क्या है? ये जैकेट सेल्स हैं। इसके अंदर 4 से 10 तक नेक कैनाल सेल होते हैं। यदि मैं माउस बना रहा हूं तो 4 to 6 होते हैं, बना रहा हूं तो पूरे नेक कैनाल सेल एनपीसी, नेक कैनाल सेल। एक होता है इसके अंदर वेंट्रल कैनाल सेल वीसीसी, और एक होता है एग सेल, ये है इसका फीमेल गैमेट। इसकी स्ट्रक्चर देखी तुमने आर्किगोनिया की। आर्किगोनिया के बारे में क्या क्या पता पड़ गया? आर्किगोनिया फ्लास्क के समान बहुकोशिकीय जैकेट युक्त संरचना होती है। इसके अंदर जैकेट कोशिकाओं की 6 पंक्तियों की जैसे कवर करती है। इसका टिप जो है वो कैप सेल द्वारा या कवर सेल द्वारा, 4 कवर सेल द्वारा घिरा रहता है। इसके अंदर नेक कैनाल सेल की संख्या 4 से 10 तक हो सकती है। एक नेक कैनाल को ग्रीवा कैनाल कोशिका, दूसरा वेंटर कैनाल सेल होती है, वेंटर या अधर, वेंटर का अधर भी बोल देते हैं, वेंटर कैनाल सेल से बोल दो तुम। और नीचे की तरफ एक जो है वो एक्स सेल है। क्या इनमें से जो भी सेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ सबकी प्लाडी लेवल एन होगी क्या? जितना भी नाम अभी तक दिख रहे हैं क्या सबकी प्लाडी लेवल एन होगी क्या? यस सर। क्यों क्यों एन होगी? क्योंकि ये गैमेटोफाइट का पार्ट, गैमेटोफाइट स्टेज। यस सर। अब क्या होता है जब ये मैच्योर हो जाती है, जब ये आर्किगोनिया मैच्योर हो जाती है, तो इसके अंदर कैप सेल, वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल डीजनरेट हो जाती है। जब ये मैच्योर हो जाएगी तब क्या होगा? इसके अंदर जैकेट सेल तो है लेकिन कैप सेल जो है वो खत्म हो जाती है, वेंट्रल नेक कैनाल सेल खत्म हो जाती है, वेंट्रल कैनाल सेल खत्म हो जाती है, और बच जाता है सिर्फ बाकी सारे सेल जो करके कुछ म्यूसिलेज का निर्माण कर देगी। जब मैच्योर हो गई तो क्या हुआ? यहाँ पर एनसीसी, वीसीसी एंड कैप सेल क्या हो गए? नष्ट हो गए। और नष्ट होने के बाद में इन्होंने क्या किया? इन्होंने म्यूसिलेज बना दिया। इस म्यूसिलेज के अंदर क्या होता है? म्यूसिलेज के अंदर होता है पोटेशियम आयन, प्रोटीन होते हैं कुछ, सुक्रोज यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर होते हैं सुक्रोज। तो ऐसे कुछ केमिकल्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कीमो अट्रैक्टेंट का काम करते हैं। किसके लिए? जब ये म्यूसिलेज में भी सब्सटेंस है ये इसके पास पहुंचेंगे तो मेल गैमेट आएगा ऐसे तैरते हुए और आकर के यहाँ पर एग को फर्टिलाइज कर देगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ? मेल गैमेट खुद से स्विम करके आ रहा है, मेल गैमेट आ रहा है खुद से स्विम करके आ रहा है, और फिर वो एग को जाके फर्टिलाइज करता है। ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? क्या जूडियो गैमेट का हम पहले पढ़ा था? जूडियो गैमेट पढ़ा था क्या? यस सर। यहाँ पर नर युग्मक जो है वो एक्टिवली स्विम करके आता है और आकर के एग को फर्टिलाइज कर लेता है। फर्टिलाइजेशन होते ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इस आर्किगोनिया के अंदर क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट बन गया। N की 2N 2N स्ट्रक्चर आ गई। यहाँ से हम पढ़ रहे थे अभी तक सारा का सारा क्या था? हैप्लॉइड था। फर्टिलाइजेशन होते ही क्या हुआ? 2N स्ट्रक्चर जो है वो आगे जाइगोट आ गया, और ये जाइगोट आगे यदि डिवाइड करेगा माइटोसिस के थ्रू तो क्या एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या एम्ब्रियो फाइटा का मेंबर है? एम्ब्रियो फाइटा का सदस्य है। एम्ब्रियो का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर
यस, यहाँ पर बन जाएगा यस हो जाएगा। भ्रूण बन जाएगा, बहुकोशिकीय संरचना भ्रूण एम्ब्रियो। अब 2n स्ट्रक्चर की n 2n स्पोरोफाइटिक जनरेशन चालू हो गई है क्या? देखो जायगोट से पहले तक सारा का सारा जनरेशन क्या था? गैमेटोफाइटिक था, सब कुछ n था। लेकिन जैसे जायगोट बना क्या हुआ? 2n जनरेशन स्टार्ट हो गई, स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई। कोई पूछेगा तो मैं बताओ स्पोरोफाइटिक जनरेशन की पहली सेल कौन सी है? जायगोट। जायगोट का, वेरी गुड। उससे बना एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो जाएगा। कहां पर बन रहा है? कहां पर चल रही है सारी चीजें? यहां पर चल रही है। कहां पर चल रही है? यहां पर चल रही है, क्योंकि वहीं पे आर्किगोनिया में, और वहीं पे एम्ब्रियो बना तो वहां से क्या होगा? वहां से एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगी तुम्हें। कौन सी स्ट्रक्चर? स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो है इसके ऊपर आप क्या देखोगे? अब स्पोरोफाइट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फीमेल ब्रांच थी उस फीमेल ब्रांच के ऊपर कुछ इस तरीके से इलैबोरेटेड स्ट्रक्चर बन जाएगी। कोशिका कैप्सूल वाली। इस तरीके, और इसके अंदर क्या है? यहाँ पर स्पोर मदर सेल है, जिसमें मियोसिस से क्या बनता है? स्पोर बनता है। इसके अंदर है स्पोर। यहाँ पर बना है स्पोर बाय मियोसिस स्पोर मदर सेल। बीजाणु मात्र कोशिका जो है उसके अंदर मियोसिस के द्वारा क्या हुआ? हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। यानी स्पोरोफाइट 2n है। स्पोरोफाइट के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है? इसके अंदर है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। क्या है ये है स्पोरोफाइट। n की 2n है, स्पोरोफाइट 2n है, 2n स्पोरोफाइट 2n है बच्चे। और इस स्पोरोफाइट के ऊपर कैप्सूल में जो स्पोर मदर सेल था उसके अंदर मियोसिस होने से हैप्लॉइड स्पोर का निर्माण हो गया। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से ये स्पोर्स जो है वो रिलीज हो गए। इनके ऊपर मोटिलिटी होती है ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लंबे टाइम तक ये जिंदा रह पाए। क्या हो गया? स्पोर्स रिलीज। स्पोर्स रिलीज हो गए, और ये स्पोर्स जो हैं जब अंकुरित होंगे, अभी हम मॉस के बारे में पढ़ रहे हैं, यदि ये मार्किंशिया होता तो स्पोर डायरेक्टली जनरेट होता और थैलॉइड का फॉर्मेशन कर देते। लेकिन यहाँ पर मॉस के अंदर मैंने तुमको बताया था स्पोर जब जनरेट होगा तो क्या होगा? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि स्पोर का जनरेशन होगा तो क्या बनेगा? प्रोटोनिमा बनेगा सर। डायरेक्ट जनरेशन होता है इसके अंदर, प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो बनती है। ऑब्लिक सेप्टा वाली, इसके अंदर ऑब्लिक सेप्टा होते हैं। प्रोटोनिमा स्टेज यानी इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है। प्रोटोनिमा स्टेज आती है किसके अंदर? मॉस के अंदर। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है स्पोर जर्मिनेशन। स्पोर जर्मिनेशन हुआ, प्रोटोनिमा स्टेज है। अब इस प्रोटोनिमा के ऊपर क्या होते हैं? बड होते हैं, और ये बड जो है वो डेवलप हो जाएंगे किसके अंदर? यहाँ पर क्या बनने लग जाएगा? लीफी स्टेज बन जाएगा बड़ा होकर। क्या पूरी पिक्चर क्लियर हो गई क्या? वापस से रिपीट करो, ध्यान देना। डायग्राम कंप्लीट हो गया। एनसीसी और वीसीसी क्या है सर? एनसीसी का फुल फॉर्म है नेक कैनाल सेल ग्रीवा कैनाल कोशिका। वीसीसी है वेंटर कैनाल सेल अधर कैनाल कोशिका। ठीक है, अभी एक बार सब बच्चे जो है वो ध्यान से जब देखो, अपने पेन जो है उन्हें रख दो, अपना हाथ पैर एकदम बांध करके सही से बैठ जाओ। ठीक है, और पूरी तरीके से साइड प्लीज हो जाइए ना। नहीं बच्चे, अभी अपना पेन जो है वो रख दो और अपना सब सारा काम हाथ पैर बांध करके बैठ जाओ आराम से, ध्यान से। और अब अपने मोबाइल में घुस जाओ एकदम ध्यान से। देखो मोबाइल में घुस के देखो, एकदम डूब के देखो। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पहले पढ़ी हुई है। इसके अंदर एंथीरियम आर्किगोनियम
एंथीडियम जो है वो नर युग्मकधानी और आर्किगोनियम मादा युग्मकधानी। ये दोनों युग्मकधानियां जो है वो कैसी होंगी? बहुकोशीय जैवयुक्त। एंथीडियम कैसा होगा? बहुकोशीय स्फेरिकल टाइप का, गोलाकार वृंतयुक्त स्टॉक स्ट्रक्चर होगी, जबकि आर्किगोनियम जो है वो कैसी होगी? वो ऐसी फ्लास्क के समान संरचना होगी। बहुत सारी सेल्स हैं और इनके ऊपर कवरिंग भी बनाई गई है, इसलिए इनको जैकेट सेल ने कवर कर रखा है। ठीक है। एंथीडियम के अंदर एंट्रोसाइट या एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स होते हैं, जिनके अंदर माइटोसिस होता है जब, तो नर युग्मक का निर्माण होता है। और ये नर युग्मक कैसे होते हैं? कॉमा शेप्ड होते हैं और द्विकशाभिकीय होते हैं। ठीक है। मादा युग्मकधानी फ्लास्क शेप है, कोशिका ने विभाजन किया और क्या क्या बनाया? कैप्सूल, 4 कैप्सूल होती है। नेक कैनाल सेल का नंबर 4 से लेकर 10 तक हो सकता है, चाहे तो लिख देना ब्रैकेट में 4 to 10। वेंट्रल कैनाल सेल 1 होगा, एग सेल 1 होगा, तो मेल गैमेट बन गया देखो, और फीमेल गैमेट बन गया। जब ये मैच्योर हो जाएगी आर्किगोनिया, तो इसके अंदर एग के अलावा बाकी सेल्स जो है वो सारी की सारी डीजेनरेट होकर के म्यूसिलेज बना देगी, और इस म्यूसिलेज के अंदर पोटेशियम, आयरन, प्रोटीन, सुक्रोज ये सब होते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक रसायन आकर्षक का काम करते हैं जो एंथ्रोजॉइड को बुलाते हैं। बेचारा एंथ्रोजॉइड इन केमिकल की वजह से खींचा चला जाता है, हमने आपको रोक नहीं पाता है, और खींचा चला जाता है कहां पर? आर्किगोनिया के अंदर जाके वहां पर एग को फर्टिलाइज करेगा। उगे भी तो हो रही है, लेकिन ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें मेल गैमेट जो है वो वाटर में स्विम करके जाता है और एग को जाके फर्टिलाइज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ज़ूरियोगैमेट बोलते हैं। तो यहाँ पर निषेचन किसके द्वारा हो रहा है? ज़ूरियोगैमेट के द्वारा हो रहा है। निषेचन के तुरंत बाद क्या बन गया? जायगोट। तो जायगोट जो है यहाँ पर, जायगोट है वो फर्स्ट सेल है। जायगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन। जायगोट जो है स्पोरोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल, यहाँ से स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो गई। अब ये एम्ब्रियोफाइट का मेंबर है, तो जायगोट ने एम्ब्रियो बनाया, एम्ब्रियो डेवलप होकर के क्या बन गया? स्पोरोफाइट, जिसके पास फूट, सीधा और कैप्सूल नाम की स्ट्रक्चर है। कैप्सूल के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल, जिनमें मियोसिस के द्वारा बन जाते हैं स्पोर, और ये मियोसिस हो गया तो अब बीजाणु क्या हो गए? एन हो गए। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी है? गैमेटोफाइटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल कौन सी है? स्पोर। प्रोटोनिमा। तो जो जायगोट है वो 2n है, इसलिए मैंने बोला कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन की जो अवस्था है उसकी प्रथम कोशिका होती है जायगोट, लेकिन युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है उसकी प्रथम कोशिका क्या होगी? स्पोर, क्योंकि पिक्चर में पहली n सेल यहाँ पर आई है। ये लोग बात सबको, फिर ये स्पोर जर्मिनेट होगा, तो मॉस का लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। मॉस के अंदर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है प्रोटोनिमा स्टेज के थ्रू, और फिर यही किसमें डेवलप हो जाएगा? इससे बन जाएंगे गैमेटोफाइट, लीफी इरेक्ट गैमेटोफाइटिक स्टेजेस। क्लियर हो गई बात? यस यस सर। इसको ड्रॉ करना है, फटाफट से ड्रॉ कर लो। 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट में ड्रॉ कर लो जल्दी से। ये वाला उसको बनाना है, उसके पेंट तो इसमें कलर यूज कर लेगा, क्लियर दिख रहा है। ऐसा मतलब इस टाइप का भी टॉपिक होगा ना जब भी, तो आपको मिक्स करके आपको मिक्स करके पढ़ाओ। आपको लग रहा है आज पेंटेज का टॉपिक है, आप ले आओ, आप उसका कंपाइल करो, ये वाले नेक्स्ट लेक्चर। हाँ ऐसा होता है नेक्स्ट लेक्चर अपना। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो है ना तुम्हारा, वो मैं पेंटेप पे लूंगा, क्योंकि ऐसा डायग्राम ना मैं तुमको टेडोफाइटा में भी बना के पढ़ाऊंगा। तो पेंटेप पे ये डायग्राम जो है वो ज्यादा सुंदर भी बनेगा, कलर्स भी यूज कर सकते हैं, क्लैरिटी भी ज्यादा। ओके सर। सर और उसमें ना दिखाई भी देता है, इसमें ना नेटवर्क इशू की वजह से दिखाई भी नहीं देता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। उसमें दिखाई दे देता है अच्छे से प्रॉपर। नेक्स्ट लेक्चर में ना मतलब तुम लोग प्रिपेयर रहना, माइंडसेट बना के रखना। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम पेंटेप पे लेंगे। यस सर। अब ये तो ब्लर नहीं होता उसमें सर जायगोट में तो मायोसिस होता है ना, वहां पे
नहीं बच्चे, जायगोट में यदि मियोसिस हो जाएगा तो लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक हो जाएगी। इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है? इनकी लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ? लाइफ साइकिल के अंदर कुछ फेज हैप्लॉइड होगा, और यहाँ तो हम मेन डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड देख रहे हैं, और लाइफ साइकिल के अंदर डिप्लॉइड फेज भी होता है। देखो यहाँ से जाइगोट से लेकर के स्पोर बनने तक का ये वाला पूरा पार्ट, ये इधर वाला पूरा पार्ट 2n है, इधर वाला पूरा पार्ट n है कि नहीं? तो इसलिए लाइफ साइकिल क्या होगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा। जब भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर गैमेट माइटोसिस से बनेंगे, गैमेट माइटोसिस से बनेंगे। जाइगोट जो है उसके अंदर भी माइटोसिस होगा, बट स्पोर जो है वो मियोसिस से बनेगा। जब भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा तो स्पोरिक मियोसिस होता है। क्लियर? और जो रेस कर दूं ना? यस सर, यस सर, बिठा दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब जिसको ये लाइफ साइकिल का डायग्राम समझ में आ गया, घर पे जाना साफ सुथरा डायग्राम अच्छे से बनाना। घर पे तो तुम रहते ही हो, तो जब भी रिवीजन करने बैठोगे तो डायग्राम को साफ सुथरा बड़े से कागज पे जमा जमा के सुंदर सुंदर बनाना। और यदि तुमको वो डायग्राम के अंदर एक एक लेबलिंग पता पड़ रही है, क्या हो रहा है पता पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये चैप्टर का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से आता है। किसके अंदर माइटोसिस होता है, किसके अंदर मियोसिस होता है, कौन सा n है, कौन सा 2n है, वो सारी चीजें जो है यहाँ पर तुम्हें इस डायग्राम में अच्छे से पता चल रही है। बच्चों सुनो, हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, जैसे आपका 27 को जो टेस्ट है ना, उसका एक प्रैक्टिस टेस्ट कल हो जाए, सेम टॉपिक, बल्कि बायो में तो शायद थोड़ा सा कम ही है। प्लांट किंगडम सर ने कहा कि अभी नहीं हुआ इसलिए नहीं दे रहे, केवल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा। बाकी केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म है, और फिजिक्स में जो मैंने बताया वो सारा टॉपिक मिलाकर कल एक है ना शॉर्ट टेस्ट है। ये टेस्ट आपका परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, बस प्रैक्टिस टेस्ट, एक रिहर्सल की तरह ये मान लो। तो कल 2 बजे से शुरू होगा और 4 बजे तक चलेगा, 2 घंटे हैं। और क्वेश्चन भी हमने 120 दिए, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, और 60 क्वेश्चन बायोलॉजी के। तो कल आपको 2 से 4 ये टेस्ट देना है, ध्यान रखना है ना। और कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो ईशान सर से बात कर लेना, ठीक है ना? ओके सर। ओके बेटा, तो ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इसकी टेंशन मत लेना। आज प्रिपरेशन कर लो, जितना हो जाए फिर कल दे देना। जहां तक मैंने पढ़ा दिया ना अभी, वहां तक आएगा। सर ओनली बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ही तो आएगा तो, और प्लांट किंगडम में जितना हमने अभी पढ़ लिया। अच्छा, प्लांट किंगडम में यहाँ तक आएगा? हाँ, यहाँ तक आएगा। ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्लासेस। देखो इसके अंदर 3 क्लासेस आते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। एक का नाम है हेपेटिक ऑक्सीडा, दूसरा है एंथोसिरोप्सिडा, और तीसरा है ब्रायोप्सिडा। हेपेटिक ऑक्सीडा, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ठीक है। देखो हेपेटिक ऑक्सीडा को बोलते हैं लिवरवर्ट, लिवरवर्ट। एंथोसिरोप्सिडा को बोलते हैं हॉर्नवर्ट, और ब्रायोप्सिडा को बोलते हैं मॉसिस। अब एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा था क्लास स्टार्ट होती है हॉर्नवर्ट के बारे में, याद है? हॉर्नवर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था। वो हॉर्नवर्ट क्या है इसका क्लास? अपने एनसीईआरटी में तो लिवरवर्ट और मॉस 2 के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, पर 3 क्लासेस होते हैं, एटलीस्ट नाम ध्यान रखना। एंथोसिरोप्सिडा की क्लास होती है। अब इनके अंदर कैरेक्टर्स देखो, जैसे हमने बात करी थी कि इनका स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर, लिवरवर्ट का स्ट्रक्चर कैसा था? थैलॉइड था। एंडोसिरोप्सिडा जो होते हैं वो भी थैलॉइड ही होते हैं, थैलस लाइक ही होते हैं, जबकि ये कैसे होते हैं? इनके अंदर प्रोटोनिमा स्टेज है, प्रोटोनिमा एंड लीफी है, ये गैमेटोफाइटिक स्टेज है। ठीक है, रूट तो होता नहीं है। राइजोइड की बात करेंगे, राइजोइड यूनिसेलुलर था, ब्रांच्ड, ये भी यूनिसेलुलर ही होता है इसका भी, बट इसका होता है मल्टी सेलुलर ब्रांच। देन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो होता है क्या क्या होगा? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट के अंदर फुट, सीटा एंड कैप्सूल, लेकिन इलाबोरेट होता है क्या? नहीं, बड़ा नहीं होता है, लंबा सा नहीं होता है, छोटा सा ही होता है। इसके अंदर एक्सेप्शन यदि ध्यान रखना हो तो रिक्सिया में सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होता है, फुट, सीटा एब्सेंट। रिक्सिया में ओनली कैप्सूल, फुट, सीटा एब्सेंट। एंडोसिरोप्सिडा के अंदर फुट एंड कैप्सूल। सीटा की जगह पे क्या होगा? सीटा इज रिप्लेस्ड बाय मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम से रिप्लेस होने की वजह से क्या होता है? सींग की तरफ बढ़ता रहता है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है हॉर्नवर्ट। कैप्सूल जो होगा उसके अंदर स्पोरोफाइट जो है उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर सपोज ये फुट है और ये कैप्सूल है, बीच में क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। तो क्या होगा? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी से क्या होगा? ऐसे बढ़ता जाएगा जैसे सींग बढ़ती है। इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? इसको हम हॉर्नवर्ट बोलते हैं। ध्यान रखना, इन हॉर्नवर्ट सीटा इज एब्सेंट और सीटा की जगह पे क्या होता है? जो तक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ब्रायोफाइटा के अंदर, सॉरी मॉस के अंदर फुट, सीटा, कैप्सूल ये तो है। और साथ में खास बात क्या है? साथ में है कि इनका स्पोरोफाइट जो है वो कैसा है? इलेबोरेट स्पोरोफाइट, दीर्घीकृत स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है सर, फुल्ली डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट गैमेटोफाइट ऑन गैमेटोफाइट, कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जबकि बाकी दोनों में पार्शियली डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट गैमेटोफाइट। तो पार्शियली डिपेंडेंट है, बताओ? लास्ट लेक्चर में बात की थी, पार्शियली डिपेंडेंट क्यों? सर क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करता है वो गैमेटोफाइट से, और रंस वगैरह भी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ओनली फूड बस बनाता है वो, फूड बना लेता है खुद से। स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। सर ये मॉसेस में फूड, सीटर, कैप्सूल के नीचे क्या लिखे हैं? मॉस के अंदर फुट, सीटा, कैप्सूल के नीचे लिखा है इलैबोरेट स्पोरोफाइट। इलैबोरेट का मतलब दीर्घीकृत, लंबा सा। स्पोरोफाइट, दीर्घीकृत स्पोरोफाइट। क्या इतनी बातें क्लियर है सबको? देन स्पोर स्पोर डिस्पर्सल, यानी स्पोर का मुक्त होना। कौन हेल्प करता है मुक्त होने में? यहां पर क्रिस्टल सेल्स होती है, इलेटर्स। यहां पर जो सेल होते हैं बोलते हैं स्यूडो इलेटर, और
और यहाँ पर होते हैं पेरिस्टोम टीथ। कितने पेरिस्टोम टीथ होते हैं? जितने हमारे मुंह में दांत होते हैं। 32। हमारे में 32 दांत होते हैं, वैसे इनके पास भी 32 पेरिस्टोम टीथ होंगे। 16 के 2 ग्रुप में होंगे। आउटर रिंग में भी 16, इनर में भी 16। आउटर रिंग के 16 जो है वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो स्पोर वाला समझ नहीं आया सर, क्या है? देखो जैसे कैप्सूल है, तो अभी कैप्सूल जब ब्रेक होगा तो इसके अंदर यहाँ पर स्पोर है। तो जब ये कैप्सूल ब्रेक होगा तब ये स्पोर निकलेंगे मैच्योर होने के बाद। मैच्योर होने के बाद। तो आखिर ये स्पोर को रिलीज होने में कौन हेल्प करता है? इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर ऐसी लॉन्ग सेल्स होती है, इधर बना देता हूं, ऐसी लॉन्ग सेल्स होती है इनके अंदर वॉल में, और उस लॉन्ग सेल के ऊपर बहुत सारी थिकनिंग्स होती है स्पाइरल वे में, कुछ इस टाइप से सेक्टोसेलोजिक थिकनिंग्स। क्या ये ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रख सकता है कि यदि इसके पास ज्यादा सेलोजिक थिकनिंग है तो ज्यादा पानी सोख के रखेगा क्या? The latter is long cells with tapering end, और क्या करती है? ज्यादा मॉइस्चर रिटेन करके रखती है। जब ये ड्राई होगी, सूखेगी, तो क्या होगा? खींचेगी, और खींच करके क्या करती है? इसको ब्रेक होने में हेल्प कर देती है। इसलिए इसको स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प कर रही है कौन? इलेक्ट्रस। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ रखना बस इलेक्ट्रस होता है जो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। यहाँ पर ऐसी कोशिका है, लेकिन उसका फॉर्मेशन ओरिजिन वाइज इसके कंपेयर में अलग होता है, इसलिए हम उसको स्यूडो इलेक्ट्रस बोलते हैं। एंडोसल्फान में स्यूडो इलेक्ट्रस होता है। और यहाँ पर पेरिस्टोम टीथ है। ये पेरिस्टोम टीथ कैसा होता है? जैसे कैप्सूल है मान, अभी जैसे हमने कैप्सूल का डायग्राम देखा था, ये कैप्सूल है, तो कैप्सूल के अंदर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इस टाइप से टीथ के जैसा, दांत के जैसी संरचना होती है। कितनी? 16 अपर रिंग में और 16 लोअर रिंग में। यहाँ पर बीच में कुछ स्टेराइल टिश्यू होते हैं, हम कॉलुमेला बोलते हैं, और यहाँ पर है इनके स्पोर्स। ये है स्पोर्स। तो पेरिस्टोम टीथ जो है वो ऐसे खुल जाती है और यहाँ से स्पोर्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं सर। इसलिए यहाँ पे पेरिस्टोम टीथ जो है वो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है। हाँ, सर रिक्सिया में एब्सेंट होती है ना सर? रिक्सिया में इलेक्ट्रोस एब्सेंट होते हैं क्योंकि वो पानी में रहता है ना, तो सूख के फटने वाला टेंशन ही नहीं उसके पास, गल के फटेगा। हाँ, रिक्सिया में इलेक्ट्रोस एब्सेंट होते हैं। अब एग्जांपल्स जो हैं वो ध्यान रखना है कुछ। एग्जांपल, लिवरवर्ट का एग्जांपल, एक नाम तुम एनसीईआरटी में पढ़ोगे, पोरेला। नहीं, नाम नहीं पढ़ोगे, एनसीईआरटी में पढ़ोगे कि कुछ लिवरवर्ट जो होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि उनके अंदर पर्ण जो है वो 2 रोज में या 2 पंक्तियों में लगे होते हैं। ठीक है, तो कुछ लिवरवर्ट ऐसे हैं जिनके अंदर पर्ण जो है वो 2 पंक्तियों में लगे होते हैं, कुछ इस टाइप के। एग्जांपल इज पोरेला। ये ध्यान रखना, एक नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसके बारे में तो दिया हुआ है, ये नाम नहीं दिया हुआ। पोरेला की बात करना है। पहलिया ये लिवरवर्ट का एग्जांपल है। हॉर्नवर्ट में एक एग्जांपल ध्यान रखना, एंथोसिरोज। क्लास में ऑक्सीडा लग रहा है, देखा मैंने पहले बताया था एक बार जब लिविंग वर्ड पढ़ा होता है कि क्लास में ऑक्सीडा लगता है। और ब्रायोप्सिडा के अंदर फ्यूरेरिया, फ्यूरेरिया को हम बोल देते हैं कॉर्डमॉस, स्फैग्नम। जो मॉस यहाँ पर है वो ट्रू मॉस है। इनके अलावा कहीं पे भी तुम मॉस पढ़ते हो, जैसे रेंडियर मॉस फॉल्स मॉस था, ट्रू मॉस से तो सर कोरला के बाहर है पूरा। यस सर, ये थोड़ा नहीं दिख रहा इधर का, क्या लिखे हैं? फ्यूनेरिया के आगे क्या लिखा है सर? अच्छा, वो बात चला गई क्या? ये जो है ना मॉस जो है ये ट्रू मॉस होते हैं, जो कि ट्रू मॉस। सर ये पेरिस्टोम, इसके बाद क्या लिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पेरिस्टोम टीथ दिख गया क्या? और थोड़ा सा साइड करो सर। यस सर।
बस। अब ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो पेरिस्टोम टीथ, ठीक है, 16+16 की 2 रिंग्स में। एंथोसिरोस, इसके अंदर फ्यूनेरियस को हम कॉर्ड मॉस या ग्रीन मॉस बोलते हैं। स्फेग्नम जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि स्फेग्नम जो होता है ये क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। इसे हम बॉग या पीट मॉस बोलते हैं। दलदल में उगता है इसलिए बॉग मॉस या पीट मॉस बोलते हैं। एक एग्जांपल और है अपना पॉलीट्राइकम। तो मॉस के अंदर ये 3 एग्जांपल मेन है। एनसीईआरटी में डायग्राम देखना, मॉस का डायग्राम जो है वो इसका भी दिया हुआ है, साथ में पॉलीट्राइकम का भी डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है बातें? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा ब्रायोफाइटा जो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा। नोट कर लेते हैं सबने? यस सर। यस सर, हो गया। प्लांट किंगडम में नेक्स्ट डिवीजन जो हम पढ़ेंगे वो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की स्टडी को क्या बोलते थे? टेरिडोलॉजी। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटिस, टेरिडोलॉजी। यदि मैं बात करूं फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है बताएं? बोवर। हालांकि ये पूछते नहीं है फादर कौन है, ऐसे लिख देता हूं बस, मुझे आता है इसलिए। ठीक है, पूछेंगे जी। हाँ, ये पूछेंगे जो अगली बात बता रहा हूं। टेरिडोफाइट जो है वो प्रथम सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, हम बोलते हैं नॉन एज स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो टेरेस्ट्रियल को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्या बचे? टेरेस्ट्रियल को हिंदी में क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल मतलब स्थलीय। प्रथम सफल स्थलीय पादप हैं। इन्हें पादप जगत का सांप या रेप्टाइल भी कहा जाता है। पादप जगत का सांप या रेप्टाइल कहा जाता है। सरीसृप, रेप्टाइल को हम बोलते हैं सरीसृप। ठीक है, कहां पर मिलते हैं? अच्छा, इसके अंदर अब वही इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर आ गए। ब्रायोफाइटा से ये कैसे एडवांस है बताओ? क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। लीफ वगैरह स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं थोड़े थोड़े। फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्रेकियोफाइटा। तो इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम present. These are the first member of Tracheophyta. Why? Because xylem and phloem are present. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इनके अंदर मेन प्लांट बॉडी। सर फर्स्ट को क्या बोले? मैं लेफ्ट हो गई थी, थोड़ा सा बता दीजिए ना। इनको हमने बोला कि ये प्रथम स्थलीय पादप फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है और फर्स्ट मेंबर है ट्रेकियोफाइटा के। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वास्कुलर बंडल यानी जाइलम फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट है। और साथ ही पहली बार मेन प्लांट बॉडी जो है वो कैसा है? कॉर्मोफाइट टाइप का है। कॉर्मोफाइट क्या होते हैं? कॉर्मोफाइट मींस इसमें लीफ, रूट और स्टेम होती है। यस, डिवाइडेड इन
स्टेम लीफ, वेरी गुड, इनके अंदर रूट स्टेम लीफ जो है वो प्रेजेंट है। क्रिप्टोगेम्स की फेनरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स है कि फेनरोगेम्स है? क्रिप्टोगैम क्रिप्टोगेम्स है। थैलोफाइटा के मेंबर है कि एम्ब्रियोफाइटा के मेंबर है? एम्ब्रियोफाइटा का। एम्ब्रियोफाइटा। स्पर्मेटोफाइट है कि नहीं है? स्पर्मेटोफाइट बोलो, यही क्वेश्चन आते हैं, इतना आसान क्वेश्चन? नो सर। नो सर। नो सर नहीं है। इनके अंदर अभी सीड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। क्लियर है? इतनी बातें जनरल इंफॉर्मेशन थी, क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद में। सर टेरिडोफाइट्स को स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? हाँ, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। सर क्यों बोलते हैं? जगत का सांप। क्योंकि जैसे एनिमल किंगडम में हम देख रहे हैं कि फ्रॉग जो है, एम्फीबियंस जो है, वो पूरी तरीके से जमीन पे नहीं रह सकते थे, उनके अंदर अभी भी पूरे एडेप्टेशन नहीं थे जमीन पे रहने के लिए। लेकिन स्नेक्स जो है यानी रेप्टाइल्स जो है वो स्थलीय जीवन पे रहने के लिए पूरी तरीके से अनुकूलित हो गए थे। वैसे ही ये भी स्थल पे रहने के लिए पूरी तरीके से अनुकूलित हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी की आवश्यकता नहीं होती भाई, स्थल पे रहने के लिए तो हम भी अनुकूलित हैं, तो क्या हमें पानी की आवश्यकता नहीं है क्या? पानी की आवश्यकता सबको ही है। मतलब पानी में जल नहीं तो जीवन नहीं। कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ चंद्रमा पर जीवन नहीं है क्योंकि पहला ऑप्शन वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, दूसरा ऑप्शन वहां पर जल नहीं है, तीसरे चौथे ऑप्शन को गोली मार दो, बताओ इन दोनों में से कौन सा आंसर? वाटर। जल। वाटर। ऑक्सीजन के ऊपर वाटर रखा, तो पानी जो है जल ही जीवन है। जल जो है वो बहुत जरूरी है, वो तो हमको भी चाहिए। लेकिन हम लोग जो है वो एम्फीबियंस नहीं है, हम लोग सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि तुम्हें रेगिस्तान में रहने के लिए जाना होगा तो तुम रह सकते हो रेगिस्तान में। क्या करोगे? अपनी पानी की बोतल मटके टैंकर भर के ले जाओगे, रह लोगे कुछ दिन, फिर आ जाओगे। होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो बिल्कुल उसी तरीके से इनके पास जब जाइलम फ्लोएम बन गया और इनके पास रूट सिस्टम वगैरह है, तो इसको फर्क नहीं पड़ रहा कि वातावरण में नमी है कि नहीं है। नहीं भी होगी तो जमीन के नीचे से पानी अवशोषित करके जिंदा रह सकते हैं। जैसे तुम बॉटल से पानी पी के जिंदा रह सकते हो, वैसे ये जमीन के अंदर से जल अवशोषित करके जिंदा रह सकते हैं। क्लियर होगी बात? क्लियर है बच्चे? तो इसलिए हमने ये सफल स्थलीय पादप। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद एडिटिव। सर ये क्रिप्टो गेम्स होते हैं ना? हाँ, ये क्रिप्टो गेम्स होते हैं क्योंकि अभी भी इनके जनन अंग जो है वो छुपे हुए होंगे, बाहर से दिख नहीं रहे होंगे। यस। ठीक है, पुष्प नहीं है इनके अंदर अभी। देखो हैबिटेट, आवास कहाँ पे रहता है? मोस्टली फाउंड इन cool, moist, damp and shady places. अभी बोल दिया कि ये सक्सेसफुल स्थलीय पादप है, और दूसरी बार में बोल दिया कि ये तो अभी भी नम, छायादार, गीले और छायादार जगहों पर उपस्थित होंगे, नमी वाले छायादार स्थानों पर उपस्थित होंगे। क्यों भाई? जब सफल है तो फिर धूप में क्यों नहीं उग जा रहा है, या फिर रेगिस्तान में क्यों नहीं उग जा रहा है? क्योंकि इनका जीवन में इनका भी लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉइडिक या मोर एक्यूरेटली डिप्लोडिप्लॉइडिक होता है। इनका गैमेटोफाइट रिड्यूस होगा कि एडवांस होगा? गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद एडवांस की रिड्यूस्ड? बोलो। रिड्यूस होगा। रिड्यूस। बात की थी ब्रायोफाइटा के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो मोस्ट एडवांस होता है, तो अब तो जो भी आएगा वो क्या होगा? इसके कंपेयर में तो रिड्यूस्ड ही होगा। तो इनका गैमेटोफाइट जो है बच्चों वो रिड्यूस होता है, उसके पास जड़ तना पड़ती नहीं, यानी स्पोरोफाइट तो आराम से रह सकता है सूखी जगह पे भी, लेकिन युग्मकोद्भिद को जिंदा रहने के लिए ब्रायोफाइटा की तरह ही आवास चाहिए, और इवन जो उनका गैमीट है वो भी पानी में तैर करके ही जाएगा फर्टिलाइज करने के लिए, बिल्कुल जैसे ब्रायोफाइटा का जाता। यानी जब तक स्पोरोफाइट है तब तक यदि वातावरण में नमी नहीं है तो काम चल जाएगा,
लेकिन जब गैमेटोफाइट बनने की बारी आएगी उस टाइम पर वातावरण में नमी होना जरूरी है। समझ गए क्या? यस सर। सर एक बार और बताइए ना, सर एक बार और बताइए ना। देखो जैसे मान लीजिए इसका स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट के अंदर तो जड़ तना पत्ती जैसी संरचना उपस्थित है। ये पत्ती है इसकी, मान लो ये इसका तना है, ये इसका जड़ है, यहाँ पर मॉइस्चर। तो यदि इस अवस्था में ये रह है और वातावरण में नमी नहीं है तो क्या मर जाएगा क्या कि जिंदा रह सकता है? यस सर, जिंदा रह सकते हैं। जिंदा रह सकते। पानी जो है वो यहाँ से ले जिंदा रह सकता है। लेकिन जब इसके अंदर गैमेटोफाइट को हम देखते हैं तो गैमेटोफाइट जमीन के ऊपर उपस्थित एक छोटा सा ऐसा संरचना है, यह गैमेटोफाइट दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ, जिसको नहीं दिख रहा वो टेंशन मतलब इतना छोटा होता है ना कि ठीक से दिखता नहीं है, इसलिए ऐसा बना है ना। तो अब ये इसके पास तो जड़ तना पत्ती नहीं है, यदि ये जिंदा रहना चाहता है तो क्या आसपास में नमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो इस गैमेटोफाइट को जिंदा रहने के लिए और रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए। इसीलिए ये मोस्टली कैसी जगह पर उगेंगे? कूल मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस पे उगेंगे। पिक्चर क्लियर हो गई सब बच्चों को? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, रीजन भी तुमको लिखवा देता हूँ। प्लेसेस बिकॉज gametophyte is reduced and free living। इनका युग्मकोद्भिद जो है वो आश्रित, रिड्यूस का मतलब आश्रित प्रकार का और छोटा होता है, स्वतंत्र होता है and requires water for fertilization। निषेचन के लिए क्या आवश्यकता भी होती है, इसीलिए मोस्टली कौन सी जगह पर रहना पसंद करेंगे? नम, छायादार, गीले और नम जगहों पर, ठंडी जगहों पर रहना पसंद करेंगे। क्या सबको ये बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्लियर हो गई बात? यस सर। हो गई थी सर, प्लीज वन टाइम और। क्या बचे? सर लेफ्ट हो गई थी, वन टाइम रिपीट कर दीजिए ना। वापस से रिपीट कर दो। देखो वापस से 10 बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन दिमाग में बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हमने बोला कि प्रथम स्थलीय पादप है, टेरोफाइट जो वो प्रथम स्थलीय पादप है, लेकिन ये ज्यादातर ठंडे, नम और छायादार स्थानों पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो तो किसी पादप, जैसे हम अपने आसपास में पादप देख रहे हैं वैसे वो रह सकता है किसी ड्राई जगह पर जमीन में से पानी अवशोषित करके, लेकिन इनके ही जीवन चक्र में जो गैमेटोफाइट बनता है वो युग्मकोद्भिद कैसा होता है, गैमेटोफाइट कैसा होता है? बहुत ही रिड्यूस्ड और फ्री लिविंग टाइप का होता है। तो उसे आसपास में नमी चाहिए, इवन फर्टिलाइजेशन जो है उसके लिए भी पानी चाहिए। तो इसीलिए ज्यादा प्रीफर करेंगे कौन सी जगह पर उगना? नम छायादार जगहों पर उगना पसंद करेंगे। क्लियर होगी बात? सर ये भी निषेचन के लिए, निषेचन जल में होता है इनका भी? निषेचन जल में होता है, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रायोफाइटा होती, बिल्कुल वैसे। ठीक है, अब देखो हैबिटेट के बाद में इनका स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइट सबसे ज्यादा विकसित जो है वो ब्रायोफाइटा का था। अब स्पोरोफाइट जो है वो आगे से आगे डिवीजन में विकसित होते जाएंगे, यानी ब्रायोफाइटा से ज्यादा विकसित टेरोफाइटा, टेरोफाइटा से ज्यादा विकसित जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से ज्यादा विकसित एंजियोस्पर्म। तो आगे से आगे क्या होगा? आगे से आगे तुम देखोगे कि स्पोरोफाइट जो है वो विकसित होते जाएंगे। इसका मतलब इनके अंदर जो मुख्य पादप शरीर होता है, अब देखें हम इनका स्ट्रक्चर। मुख्य पादप शरीर, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पोरोफाइटिक? बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइटिक होता है, बीजाणुद्भिद होता है, मतलब क्या? 2n होता है। मतलब क्या? इट इज 2n डिप्लॉयड और produces spore by meiosis। इनका मुख्य पादप शरीर जो है
वो स्पोरोफाइटिक है। इसका मतलब क्या है? डिप्लॉयड है और उसके ऊपर मियोसिस के द्वारा स्पोर का निर्माण होता है। क्या क्लियर हो गई बात? विकसित हुआ। सर हिंदी में 1 टाइम और रिपीट कीजिए ना। इनका मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है, अर्थात यह डिप्लॉयड द्विगुणित होता है और मियोसिस द्वारा और सूत्रीपाचन द्वारा स्पोर का निर्माण करता है। Made up of root, stem and leaf। जो बीजाणुद्भिद होता है वो किसका बना होता है? जड़ तना पत्ती का बना होता है। उसमें जड़ तना और पत्ती होती है। ऐसा होता है इसका स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट का डायग्राम भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, देखा भी होगा तुमने डायग्राम। जमीन के अंदर फंड का डायग्राम डिटेल नहीं दिया हुआ है, ये फंड का डायग्राम बना रहा हूं। जमीन के अंदर ऐसा स्टेम होता है। राइजोम याद करो, हमने पढ़ा था जब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड पढ़ रहे थे तब। फंड के अंदर क्या होता है? राइजोम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम। राइजोम क्या है? इसका स्टेम। इस स्टेम के ऊपर अपस्थानिक मूल होते हैं, एडवेंटिशियस रूट। इस एडवेंटिशियस रूट के ऊपर निकलती हैं क्या? कुछ इस टाइप से लीव्स। जब लीफ बच्चा होता है तब ऐसा कॉइल्ड होता है। लीफ का बच्चा जो है वो कैसा होगा? तो ऐसा होगा। क्या है ये लीफ का बच्चा है। इसको हम बोल देते हैं सर्सिनेट टैक्सिस। सर्सिनेट टैक्सिस हिंदी में बोलते हैं किसलय वलन या किसलय वलन। किसलय वलित पड़। किसलय वलित पड़, सर्सिनेट टैक्सिस। किसलय है ना, किसलय नहीं, किसलय। ठीक है, तो सर्सिनेट टैक्सिस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, किसलय वलन जो है वो प्रेजेंट होता है। और जब ये लीफ बड़ी हो जाएगी तब ये दिखने लग जाएगी कुछ इस टाइप। कुछ इस टाइप से। पिक्चर में कितने लीफ दिख रहे हैं? डायग्राम में कितने लीफ दिख रहे हैं तुमको? 4 5। ठीक से देखो। 1 5 1। किसी को 1 ही दिख रहा है? सर 2 5 2 दिख रहे। क्या हो रहा है? सबको अलग अलग नंबर या गिनती भूल गए कि दिख नहीं रहा है? मिस्टर इंडिया बन गया है क्या ये भी? 1 4 ये जो तुमको दिखा नहीं, ये लीफ नहीं है, ये लीफलेट है, पत्रक है, कंपाउंड लीफ। ये पूरा का पूरा मिला करके एक लीफ है। ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये एक लीफ है और ये क्या है? ये लीफलेट है। जिन बच्चों को 2 दिख रहा है, क्या वो इस लीफ के बच्चे को भी गिन रहे हैं क्या? यदि कोई इस लीफ के बच्चे, यही लीफ का बच्चा बड़ा होगा ऐसा बनेगा जिसको हम सर्सिनेट टैक्सिस बोल रहे हैं। तो यदि कोई इसको भी गिन रहा है तो फिर वो 2 बोल सकता है। समझ गए क्या? तो ये तो है रूट, ये है स्टेम और ऊपर क्या है? लीव्स हैं। 2 लीफ यहाँ पे बनाए, एक यंग लीफ बनाया मैंने और एक मैच्योर लीफ बनाया। ठीक है, इनके ऊपर यहाँ पर कुछ रोम के समान संरचना जो है वो भी उपस्थित होती है, जिसे हम बोलते हैं रेमेंटा। जिसे हम बोलते हैं रेमेंटा। क्या ये पादप बीजाणुद्भिद है क्या कि युग्मकोद्भिद है? बोलो। बीजाणुद्भिद है। स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी बनाया हमने। मेन प्लांट बॉडी कैसा है इसका? स्पोरोफाइटिक है। स्पोरोफाइटिक प्लांट बनाया हमने। तो क्या इस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर स्पोर का निर्माण होगा? बोलो। यस सर। इसके लिए तो इसके अंदर स्पोरेंजिया होना चाहिए।
तो स्पोरेंजिया के ऊपर तो स्पोर बनता है। हेलो सर, बच्चे ये कौन सा रूट लिखे हैं आप? वो स्टीम के नीचे एडवेंटिशियस रूट, राइजोम स्टीम। हिंदी में बोलते हैं अपस्थानिक मूल। जो तने पे से जड़ निकलती है ना उसे हम अपस्थानिक मूल बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। सर उसमें टोटल कितने लीफ है? इसमें 2 थे, एक ये वाला जो बड़ा है और एक ये लीफ का बच्चा, 2 ही लीफ बनाए थे मैंने, ठीक है। अब देखो ये जो लीफ होता है ना, इसकी निचली सतह पर यहाँ पर बहुत सारे स्पोरेंजिया के ग्रुप लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से। इसकी निचली सतह पर स्पोरेंजिया के ऐसे ग्रुप्स लगे होते हैं। फर्न में होता है ना सर? बीजाणु है ये, क्या कर रहा है बीजाणु? बीजाणु धानियों का समूह है ये। यहाँ पर बीजाणु धानियों के समूह को हम बोलते हैं सोराई। सोराई इज ग्रुप ऑफ, ये डायग्राम मैंने बनाया है फर्न का, फर्न स्पोरोफाइट। फर्न में भी एग्जांपल यदि देखो तो सपोज ये टेरिडियम, टेरिडियम टेरेस, ड्राइटेरेस एक जैसे होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना होती है बीजाणुविद की। किसका बीजाणुविद बना दिया हमने? फर्न का बीजाणुविद बना दिया है। हमारे एनसीईआरटी में और भी डायग्राम दिए हैं क्या? हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक डायग्राम सेलेजिनेला का, सेलेजिनेला का डायग्राम देखोगे तो तना बनाया हुआ है ऐसे, जमीन पे लेटा हुआ सा, तने के ऊपर ऐसे ब्रांचिंग्स बनाई हुई हैं इस तरीके से। इस ब्रांचिंग्स के ऊपर ऐसे छोटी छोटी पत्तियां बनाई हुई हैं। बनी हुई है वहां पे। तो इसके अंदर ये वाला पार्ट जो है वो क्या है? ये है स्टेम। ये क्या है? ये है इसके ऊपर लीफ, छोटी छोटी सी लीफ। और कहीं कहीं से ऐसा जड़ के समान संरचना जो है वो बाहर निकल रहा है। ये इसकी मेन रूट नहीं है, इसको बोल देते हैं हम। सर ये क्या लिखे हैं फर्न के बाद? तो फर्न के बाद टेरिडियम, PTERIDIUM एग्जांपल है, फर्न का एक एग्जांपल है टेरिडियम। और ये राइजोफोर के ऊपर आगे जो ब्रांचिंग होती है ये होती है रूट, ये है असली जड़। सर क्या लिखा है ये? क्या बच्चे? सर ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। फर्न में क्या लिखा है फिर? ये वाला? हाँ, टेरिडियम। और यहाँ पर क्या होता है? लीफ जो है इसकी कुछ ब्रांचिंग्स जो है वो क्या कर सकती हैं? जैसे सपोज यहाँ पर एक ब्रांच बन गई इससे, और इस ब्रांच के ऊपर क्या बन गए? कुछ इस टाइप से माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल के ग्रुप, और इसे हम क्या बोल देते हैं? ये है शंकु, कोन्स। क्या होता है यहाँ पर ऐसे कोन्स जो है वो प्रेजेंट। अरे ब्लर आ रहा है पूरा। अभी आ जाएगा, एक मिनट वेट कर लो। ये है माइक्रोस्पोरोफिल, लघु बीजाणुपर्ण, दिस इज मेगा स्पोरोफिल, गुरु बीजाणुपर्ण। तो सेलेजिनेला की स्ट्रक्चर देख रहे हो? सेलेजिनेला की स्ट्रक्चर के अंदर जड़, तना और पत्ती दिख रहा है। तना जो है वो जमीन के ऊपर क्षैतिज रूप से वृद्धि कर रहा है, उसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई है, जगहों पर ऐसी संरचना निकली हुई है जिससे आगे करके जड़ों का निर्माण हो रहा है, रूट का निर्माण हो रहा है। और शाखा पर जो बीजाणु है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो सिर्फ स्पोरेंजिया बोला, बीजाणु धानी, लेकिन यहाँ पर तो स्पोरेंजिया बीजाणु धानी होता है, जबकि सेलेजिनेला में लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी होते हैं।
लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया वो यहाँ पे लगा हुआ मिलेगा, ब्लू कलर से बनाया, नर वाला पार्ट होता है इसलिए मैंने ब्लू कलर से बना दिया, ये लघु बीजाणुधानी। और जो मेगास्पोरोफिल है उसके ऊपर क्या लगा होगा, उस पे लगा होगा गुरु बीजाणुधानी, फीमेल स्पोरेंजिया। तो सर समझ नहीं आ रहा है, ब्लर है पूरा। एक मिनट रुको, चेक कर लेता हूं। क्या सबको ब्लर आ रहा है क्या? सबको यस सर ब्लर है। यस सर। यस सर ब्लर ब्लर आ रहा है। यस सर ब्लर है। ब्लर हो गया सर? मैं ना नेक्स्ट वाला लेक्चर ना बच्चों को उस पे ही लूंगा, पेंटे पे ले लूंगा यार, बच्चों को याद नहीं कराने। सर वो क्या लिखा है सर माइक्रोस्पोरोफिल के बाद? माइक्रोस्पोरोफिल के नीचे माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब है पर्ण, फिल जो होता है वो लीफ के लिए होता है। तो माइक्रोस्पोरोफिल यानी एक ऐसी लीफ जिसके ऊपर क्या लगे होंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। ऐसी लीफ जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल। ऐसी लीफ जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजिया लगा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरोफिल। तो लीफ जो है वो मेगास्पोरोफिल। ये सर हिंदी में बता दीजिए ना सर प्लीज। क्या हुआ? ये मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में लिखाऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो मैं तुम्हें डायग्राम समझा रहा हूँ बस, अभी मैं डिटेल इसका बताऊंगा तुम्हें क्या होते हैं, कैसे लीफ होते हैं, रूट होता है, स्टेम होता है, मैं सारी चीजें बताऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ डायग्राम जो है वो बता रहा हूँ बस। हेलो सर। हेलो सर। सर ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया के ऊपर में क्या लिखा है फर्न वाले डायग्राम में? कौन? शंकु। फर्न वाले डायग्राम में, फर्न वाला डायग्राम। हाँ हाँ सोराइल। ओके सर। एक्विसेटम का डायग्राम तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो कुछ स्टेम का पार्ट जमीन के नीचे मिलेगा, कुछ स्टेम का पार्ट जमीन के ऊपर भी मिलेगा। ये वाला स्टेम जो है ये अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम भी बोल सकते हैं यहाँ पर, अंडरग्राउंड स्टेम या राइजोम। ऊपर वाले स्टेम जो है उसके अंदर नोड और नोड के बीच वाले भाग को बोलते हैं इंटरनोड। तो नोड इंटरनोड प्रेजेंट है, इंटरनोड नोड इंटरनोड उपस्थित है, संधि परुसंधि। और इस पे ये जो है इसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस। और इसके टिप पे यहां पर क्या होता है, यहां पर अगेन स्पोरेंजिया का ग्रुप जो है वो उपस्थित होता है। स्पोरेंजिया के ग्रुप के लिए यहां पर टर्म क्या यूज करोगे, ये क्या है, कोन। कोन इज अगेन ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के समूह को कहीं पे हम बोल रहे हैं कोन, कहीं पे बोल रहे हैं हम सोराइल। फंड में बोल रहे हैं सोराइल, बाकी जगहों पे हम इसे कोन बोल देते हैं। तो ऐसा होता है एक्विसेटम। ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है एक्विसेटम, जिसे हम हॉर्स टेल भी बोल देते हैं। एक्विसेटम को हम हॉर्स टेल भी बोल देते हैं, ठीक है। और एक और डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो डायग्राम है किसका, वो डायग्राम है सेरेचिनेला, उसका साल्विनिया। साल्विनिया पानी में उगता है, एक्वेटिक टाइप का है। साल्विनिया कहां पे उगेगा, पानी में, कुछ इस टाइप का। तो उसकी कुछ पर्ण जो होती है वो तो हरी प्रकाश संश्लेषी बड़ी टाइप की होती है, और कुछ लीफ जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है किसके अंदर, रूट के अंदर। तो ये बात ध्यान रखना, एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन, लास्ट ईयर एम्स में आया था क्वेश्चन कि इसके अंदर जो जड़ें होती है वो वास्तव में क्या है, पर्ण का रूपांतरण। इस रूट को हम स्ट्रोबिल्स कौन को ही बोलेंगे ना सर? क्या हुआ, स्ट्रोबिल्स कौन को ही बोलेंगे ना इक्विस्टम में? यस, स्ट्रोबिलाई भी बोल सकते हैं, कौन को ही यहाँ पर क्या बोलोगे, स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलस एक होता है तो स्ट्रोबिलस, बहुत सारे हैं तो स्ट्रोबिलाई। कौन या स्ट्रोबिलस एक ही बात है।
लीफ, स्टेम। एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में रिपीट कीजिए ना। कौन सा चीज? क्वेश्चन क्वेश्चन है कि what is the root like structure present in Salvinia? What is the root like structure present in Salvinia? Option 1 modification of stem, option 2 modification of leaf, option 3 true root, option 4 none of the above. क्या है ये? सर ये ग्रुप ऑफ लीफ रूट है, यानी ये लीफ का मॉडिफिकेशन इसके अंदर साल्विनिया के अंदर ये वाला प्लांट जो है साल्विनिया एक्वेटिक है, पानी में होता है। हाँ बच्चे क्या कुछ पूछ रहे थे? बोलो। सर इक्विस्टम में लीफ कौन सा है सर, समझ नहीं आ रहा है। लीफ सर हमें लीफ रिड्यूस्ड है, दिख ही नहीं रहा इसलिए बनाया नहीं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर छोटा सा ऐसा प्रोजेक्शन जैसा मिल जाएगा यहाँ पर। वो लीफ है क्या? वही लीफ होता है, रिड्यूस्ड लीफ। ठीक है, ब्रांचेस के ऊपर रिड्यूस्ड लीफ होते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने बनाया नहीं क्योंकि वो इतने रिड्यूस है कि नॉर्मली दिखाई नहीं देते। क्लियर है बातें? सर ये जो नीचे में दिख है वो क्या है? ये अंडरग्राउंड स्ट्रीम है क्या? हाँ, अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम। अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम। ठीक है, ये डायग्राम वो है जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और आज मैंने तुमको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है टेरोफाइटा का कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पे स्टैंड करते हैं, ब्रायोफाइटा से कैसे अलग है, वो चीज मैंने तुमको बताई। और इनका स्पोरोफाइट जो रूट स्टेम लीफ में डिवाइडेड होता है, तो किस किस प्रकार की संरचना होती है जो एनसीईआरटी में दी है वो मैंने तुम्हें अभी बताया है। अब इनके अंदर रूट स्टेम लीफ और ये स्पोरेंजियम। हेलो सर। हाँ बच्चा। ये सर ये जो सिलेंजिनेला का आप बताया नहीं, ऊपर में जो आपने नेमिंग कराया वो क्लियर नहीं दिख रहा है सर, प्लीज आप बोल दीजिए ना, मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है। ये प्रोजेक्शन लीफ, छोटे-छोटे लीफ है। हाँ। ये स्टेम है इसका, जो 36 टाइप का दिख रहा है, ब्रांचिंग जैसे दिख रही है, वो स्टेम है। यस सर। इस स्टेम के ऊपर एक इधर ब्रांच बनाया है, जिसमें मैंने क्या बनाया है, जिसमें मैंने एक ब्लू कलर का और एक पिंक कलर का लीफ जैसा बनाया है। जो ब्लू वाला है वो नर को बता रहा है क्योंकि लड़कों को ब्लू कलर पसंद होता है, लड़कियों को पिंक कलर पसंद होता है। पिंक जो है वो फीमेल वाले पार्ट को बता रहा है। नीचे वाला स्पोरेंजिया जो इसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, जिस लीफ में प्रेजेंट है वो माइक्रोस्पोरोफिल। ये माइक्रोस्पोरोफिल, इस माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर है माइक्रोस्पोरेंजिया। ऐसे पिंक वाला जो है वो मेगास्पोरोफिल, और मेगास्पोरोफिल के ऊपर जो स्पोरेंजिया है वो मेगास्पोरेंजिया। सर लघु बीजाणुधानी बोलते हो, मेगा इज यस, माइक्रो मतलब लघु, मेगा मतलब गुरु। माइक्रो इज लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु पर्ण उसके ऊपर लघु बीजाणुधानी, ऐसे ही गुरु बीजाणु पर्ण उसके ऊपर गुरु बीजाणुधानी। क्लियर हुए पिक्चर? सर इन टेस्ट आप where you will give? क्या सर टेस्ट में आप कहाँ तक दोगे, जो अभी तक पढ़ा सिर्फ उतना ही? हाँ, ब्रायोफाइटा तक दूंगा, टेरोफाइटा नहीं दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। कल वाले टेस्ट में, कल वाले टेस्ट में भी और अगले टेस्ट में भी। ठीक है ना, चलो उसके बाद अब हम मिलते हैं कल तो संडे, मंडे को मिलते हैं। तब तक तुम लोग इतना अच्छे से टेस्ट कर लेना, टेस्ट के बहाने तुम्हारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर।